नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बेरसिया से, जहां बेरसिया के बसई गांव में गौ सेवा भारती गौशाला में 100 नहीं बल्कि 850 गायों की मौत हुई है। इसका दावा गायों के शव और कंकाल दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाले शख्स ने किया है। बता दें कि जेसीबी ड्राइवर शाहरुख उसका नाम बताया गया है, जिसने ये खुलासा किया है। शाहरुख की माने तो गाड़ियों में भर भर कर गायों के शव आ रहे थे। शाम 4 बजे से गायों को दफनाने के लिए बेरसिया कचरा खंती में गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ। रात 12 बजे तक गायों के शवों को दफनाया गया। इसके लिए करीब 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। करीब 800 से 900 गायें वहां मिली, जहां पर अंधे कंकाल गायों के बरामद किए गए। दफनाने के बाद उन पर नमक और केमिकल डाल दिया गया, जिससे दुर्गंध नहीं फैले। शाहरुख नगर पालिका बेरसिया के जेसीबी ड्राइवर है और रविवार को वो कचरा खत्ती में डटे हुए मिले। बता दें कि भोपाल के बेरसिया में भाजपा नेत्री निर्मला शांडिलिया की गौशाला में रविवार को कुएं में 20 गायों के शव और मैदान में 80 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल पड़े मिले थे। इनमें से 8 गायों की मौत तो शनिवार की रात को ही हुई थी। मामला सामने के आने के बाद पुलिस ने गौशाला संचालिका निर्मला पर केस दर्ज किया, तो वहीं प्रशासन ने गौशाला का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। निर्मला 20 साल से ही इस गौशाला का संचालन कर रही हैं। इधर सोमवार से मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो गई है। 2 दिन के अंदर बेरसिया में एसडीएम कलेक्टर को गायों की मौत की रिपोर्ट सौंपेंगे और गायों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को सुबह 2 गायों के शव निकाले गए। देर शाम को 3 और गायों के शव ट्रैक्टर से लाए गए। इनकी मौत सोमवार को उस दौरान हुई जब प्रशासन के अमले के साथ पशु चिकित्सकों की टीमें गौशाला में मौजूद थी। चिकित्सकों ने इलाज किया, लेकिन वो गायों को नहीं बचा पाए। मरने वाले अधिकतर गायों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की रही हुई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के साथ ही प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोमवार को शाम उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावी दौरे से लौटकर सीधे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन दोपहर को साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे। राहुल गांधी यहीं से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का आगाज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को मुख्य कार्यक्रम स्थल, विभागीय प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग और अन्य व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कई विभागों को उनके द्वारा लगाई जा रही विकास प्रदर्शनी समेत कई विभिन्न सेक्टरों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल में आवागमन के साथ ही बिजली और पेयजल व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की है। साथ ही 3 फरवरी को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हुई। इस दौरान आपको बता दें कि योजना में पंजीकृत 3,55,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में पहली किश्त का भुगतान होगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही योजना के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों को साल में 3 अलग किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाने हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मुंगट ने पूरे आयोजन पर सवाल उठाए हैं। मुंगट ने यह बताया है कि जब प्रदेश भर में नई कोरोना गाइडलाइंस प्रभावी हैं, धारा 144 लगी है, सभी तरह के जलसे, सभा और समारोह पर रोक लगाई हुई है, तो लोगों को अपने पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। तो वहीं राजधानी में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति किसने, कैसे और किनके इशारे पर दी है? मुणत ने कहा है कि जब सरकार की अपने बनाए कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, तब आम आदमी को इन कायदों के पालन के लिए बाध्य और दंडित कैसे किया जा सकता है? तो वहीं छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने मिडिल स्कूल और लेक्चरर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने प्रमोशन के लिए अनुभव को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था, जिससे सीनियर शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए सीनियर शिक्षकों ने हाई कोर्ट में एक चुनौती दी थी और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के डिवीजन बेंच ने की। इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। प्रदेश में शिक्षा कर्मियों के लिए साल 2010 में विभागीय पदोन्नति का प्रावधान लागू किया गया था। इसी के तहत उन्हें सीमित परीक्षा देकर मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बनना था। ऐसे में विभागीय परीक्षा देकर कई शिक्षाकर्मी हेडमास्टर बन गए हैं, जिन्हें ई कैडर शिक्षक का नाम दिया गया है।
बाकी शिक्षक शिक्षाकर्मी बन रहे हैं। बाद में आपको बता दें कि 2018 में राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए शिक्षाकर्मियों का सिविलियन कर दिया था। उन्हें एलबी शिक्षक का नाम दिया गया और शासन के नियम अनुसार शिक्षकों को 5 साल की सेवा के बाद ही प्रमोशन दिया जाना है। लेकिन राज्य शासन ने दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें 5 साल के अनुभव को कम कर 3 साल कर दिया गया है। इससे इस वर्ग के शिक्षकों ने सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल भारत को माध्यम से हाईकोर्ट को चुनौती दी है। अधिवक्ता प्रफुल्ल ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान प्रमोशन की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने नया नियम बनाया है। इसमें इस वर्ग के और एलबी शिक्षकों के 50-50% पद प्रमोशन से भरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये तर्क दिया है कि ई कैडर वालों की पोस्टिंग 2010 में हुई थी, जबकि एलबी कैडर के शिक्षकों की नियुक्ति के बाद में हुई थी। ऐसे में नियम के अनुसार 5 साल में प्रमोशन दिया जाना है, जबकि एलबी शिक्षकों को 3 साल में ही पदोन्नति देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। इसमें स्कूलों कॉलेजों को फिर से एक बार खोलने के संबंध में कोई फैसला लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानमंत्री आवास योजना रुके हुए कामों को फिर से एक बार शुरू करने के उपाय पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग साल 2018-19 और 2019-20 के रुके हुए काम के लिए 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का प्रस्ताव लिया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो अधूरी योजना को पूरा होने का रास्ता बनेगा। राज्य मंत्रिपरिषद के सामने सरकारी कार्यालयों में 5 दिन के वर्किंग वीक का भी प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को इसकी घोषणा की थी और अब उसके अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद के सामने से लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के प्रस्ताव पर भी इस बार चर्चा होनी है और बैठक में बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना संकट के बीच छतरपुर जिले बड़मलहरा में भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के जन्मदिन पर बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। नेताजी बर्थडे पार्टी में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस दौरान पार्टी में करीब 3 से 4 हजार लोगों को आमंत्रण दिया गया। वो आए लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। लोधी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे और भाजपा से आते ही वो चुनाव जीते। इस दौरान बताया जाता है कि विधायक का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। जब वो कांग्रेस में थे तब कार्यकर्ता 10 जून को उनका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन अब जब भाजपा में आते ही 30 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया। इसी के चलते रविवार को बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और इसी के लिए बकायदा मंच भी सजाया गया था। मंच से स्वागत भी किया गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में केक काटा गया। यही नहीं बल्कि लोगों को भोज भी दिया गया। विधायक ने फोटो भी खिंचवाए और ऐसे में इसके वीडियोस और फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए और उन्हें कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा। बता दें कि प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं बड़े आयोजनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन यहां पर आम आदमी को लगातार प्रशासन की ओर से रोक टोक अभियान चलाकर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चालान काटे जाते हैं और चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन विधायक बिना मास्क के दिन भर जगह जगह केक काटकर जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। भोपाल में सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मास्क लगाकर फोटो भी खिंचवाए। हालांकि इसके बाद उन्होंने न केवल मास्क निकाल दिया बल्कि ये भी बताया कि आज ही संकल्प लिया था कि अब नहीं पहनूंगा। इसके बाद वो बिना मास्क ही लोगों से घिरे रहे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपील करते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री की पुलिस भी मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में उनके रवैये से सरकार के रुख पर सवाल खड़ा होता है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं और भोपाल की सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी ने सोमवार को तांगे में मास्क क्रांति अभियान की शुरुआत की थी। इसमें फिल्म क्रांति के पोस्टर के कैरेक्टर को मास्क पहनते हुए दिखाया गया है और इससे गाने के भी जागरूकता के बोल दिए गए हैं। यानी कि म्यूजिक फिल्म का है, लेकिन गाने के बोल जागरूकता बढ़ाने वाले हैं।
अभियान की शुरुआत के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया था। सोसाइटी की ओर से उन्हें मुहिम के बारे में बताया भी जा रहा था। तभी वो बोल बैठे कि आज ही संकल्प लिया था कि अब नहीं पहनूंगा। सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका जैन ने बताया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मास्क जागरूकता को लेकर भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद और विदिशा में भी मास्क क्रांति अभियान चलाया जा रहा है। पुरानी फिल्म के गाने को मास्क से जिंदगी और कोरोना से बचाते हुए के बोल करते हुए सुनाया जा रहा है। इसमें मजेदार कमेंट्री भी की गई है। बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर कैसे अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। और मध्य प्रदेश में 1 फरवरी यानी कि आज से स्कूल फिर से एक बार खोल दिए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सीएम के निर्देश के बाद 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया गया है और उसे हम ऑफलाइन मोड के समय पर कराने के प्रयास में हैं। अगर कोई व्यवधान आता है तो फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हम समय पर एग्जाम कराएंगे। 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। पहली बार पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगा। छात्रों को सुबह 8:30 बजे पहुंचना होगा और एमपी में पहली बार एमपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जा रही हैं। इसके बाद ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया था। कई प्रदेशों में पहले ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जा चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। 29 जनवरी को सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा की पिछली बैठक में अन्य राज्यों की स्थिति को देखकर एक्सपर्ट से सलाह लेकर स्कूल खोलने का फैसला लेने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बाजार से एक कपड़ा दुकान के बाहर डमी से लगी जीन्स को फिल्मी स्टाइल में 2 बाइक सवार चुराकर भाग गए। घटना सोमवार शाम 7 बजे की बताई गई। शहर के मध्य एमजी रोड पर स्थित एक शाह कलेक्शन पर बाइक सवार 2 बदमाश आए और दुकान के बाहर डमी में लगी जीन्स को खींचकर ले भागे। ये घटनाक्रम दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। दुकान के मालिक जयप्रकाश शाह ने अलीराजपुर कोतवाली पर केस भी दर्ज कराया। और माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल मौनी अमावस्या पर खास योग बन रहे हैं। क्या खास है इस साल की मौनी अमावस्या में और वो क्या काम है जो इस दिन भूल से भी ना करें? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व भी होता है। और ऐसा होता क्यों है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल शास्त्रों के मुताबिक माघ महीने को काफी शुभ माना गया है।
कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। इस बार 1 फरवरी 2022 मंगलवार को मौनी या माघी अमावस्या आई है, जिसका आम अमावस्याओं से अधिक महत्व बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या का कारण और शुभ मुहूर्त है क्या। तो मान्यताओं के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और उन्हें शांति भी मिलती है, जिससे वो खुश होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस दिन लोग नदी पर जाकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं। इस दिन पर दान करने का भी काफी महत्व बताया गया है, जिससे कुंडली के दोषों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन पितरों को तर्पण देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद दान करें। अब बात आती है मौनी अमावस्या के मुहूर्त की। तो इस बार अमावस्या जनवरी 31, 2022 को दोपहर 2:18 से शुरू होकर फरवरी 1 तारीख 2022 को सुबह 11:15 तक है। कहा जाता है कि अमावस्या का मुहूर्त 31 जनवरी को दोपहर बाद से शुरू हो रहा है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और इसी के साथ ही स्नान और दान 1 फरवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इस दिन वो कौन से काम हैं जो करने से बचना चाहिए। तो मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोना बुरा माना जाता है। अमावस्या के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करने की परंपरा है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो घर पर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ्य देना नहीं भूलें। स्नान से पहले तक कुछ बोले नहीं, मौन रहे। तो वहीं अमावस्या पर शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में या उसके आसपास बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। अमावस्या की रात सबसे घनी और काली रात होती है। माना जाता है कि इस समय बुरी आत्माएं या शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या पर संयम बरतना चाहिए। इस दिन पुरुष और स्त्री को यौन संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता। अमावस्या के दिन घर में शांति का माहौल होना चाहिए। इस दिन जिस घर में कलह का माहौल होता है वहाँ पितरों की कृपा नहीं होती। आज के दिन लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन याद रहे शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। इस दिन शराब और मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सादा भोजन करें। सादा भोजन करना इस दिन अच्छा माना गया है और ज्यादा से ज्यादा समय तक मौन रहकर ध्यान लगाएं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।